नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रवि कुमार। मैं अभिषेक सिद्धू। और मैं नितिन पंडित। हम स्वागत करते हैं आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती पॉडकास्ट के आखिरी एपिसोड में, इस सीजन के आखिरी एपिसोड में। और चूंकि ये हमारा आखिरी एपिसोड था तो हमने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो हमने अपने सुपर हीरो नितिन पंडित को दोबारा खींच लाए हम इस क्या एपिसोड। बात है, थैंक यू और सर। हमने सोचा कि हम एक हीटेड डिबेट करेंगे, देखते हैं कि कितना हीट होता है, क्या क्या जलता है। और हम एक हीटेड डिबेट करेंगे कि एंगुलर वर्सेस ब्लेजर। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। और जहां पर कि ये पॉडकास्ट का वीडियो भी जहां पर रिलीज होता है और हमारा पॉडकास्ट का ऑडियो हम डिफरेंट चैनल्स पे रिलीज करते हैं। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा जहां पर कि मैं बेसिकली ब्लेजर के बारे में बात करता हूँ, डॉटनेट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करता हूँ। तो मेनली मतलब मेरा जो पाला पड़ा है, मेनली मैं सी शार्प और डॉटनेट टेक्नोलॉजीज पर ही मैंने ज्यादा काम किया है। वेब एप्लीकेशंस भी जब बनाए हैं तो वेब फॉर्म्स और ASP.NET MVC उन सब में बनाए हैं। मेरा बहुत ज्यादा जो लेना देना है वो स्पा फ्रेमवर्क्स, जो दूसरे स्पा फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, इन सब से मेरा उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। मेरा ब्लेजर पे ही ज्यादा फोकस रहा है। वही चीज अभिषेक के साथ भी है। अभिषेक इसके बारे में ज्यादा बेटर ढंग से बता पाएंगे। अभिषेक बता दो भाई कि तो जॉब में तो एंगुलर करना पड़ता है, उसमें तो मतलब कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। बट प्रेफरेंस पूछा रहा है तो मैं कभी एंगुलर को नहीं पकड़ूंगा, मैं हमेशा ब्लेजर को ही पकड़ूंगा। हाँ, तो मतलब जैसे कि अभिषेक का भी अपना एक UI फ्रेमवर्क है ब्लेजर का, जिसके बारे में हमने एक बार बात भी की थी। तो एक्सटेंसिवली वो भी ब्लेजर पे काम करते हैं। और नितिन भाई जो है हमारे, उन्होंने दोनों पर काम किया हुआ है, न्यूट्रल हैं। तो अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये दोनों हैं क्या, एक एक करके दोनों का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्लेजर की, तो बेसिकली दोनों जो है वो UI फ्रेमवर्क्स हैं, ब्लेजर भी और एंगुलर भी। अब ब्लेजर के साथ एक आपका प्लस पॉइंट कहें कि ब्लेजर बेसिकली सी शार्प डेवलपर्स के लिए एक बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेजर में आप सी शार्प का कोड लिख करके आप अपना UI पूरा मैनेज करते हो। HTML और C शार्प यूज होता है उसमें, जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होता है। HTML, CSS और C शार्प। CSS आपकी स्टाइलिंग के लिए, HTML आपका रेगुलर HTML के लिए, और C शार्प जो है आपके कोड से आप लॉजिक वगैरह लिख सकते हो, डेटा बाइंडिंग वगैरह जो कुछ भी करना होता है सारा कुछ आप C शार्प से कर सकते हो। उसके बारे में और डिटेल्स में मैं वीडियो बना चुका हूँ, खुद से सेल्फ प्रमोशन अगेन करूंगा कि हाँ भैया चैनल पे जाकर के देख ले। तो ये बेसिकली ब्लेजर जो है आपका स्पा फ्रेमवर्क है, और इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। ब्लेजर पॉपुलर इसीलिए, ब्लेजर की पॉपुलैरिटी लोगों में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ब्लेजर जो है वो बहुत सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। आप उसको यूज करके सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप उसको ब्लेजर वेब असेंबली को यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन, PWAs, ये सारी चीजें बना सकते हैं। ऑफलाइन सपोर्ट जो है ब्लेजर वेब असेंबली में, ऑफलाइन सपोर्ट भी है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा वर्सेटैलिटी है ब्लेजर में, तो इस वजह से ब्लेजर की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभिषेक कुछ और ऐड करना चाहोगे इसमें? मोस्ट ऑफ चीजें तो आपने बोल ही दी हैं। ब्लेजर का मेन प्लस पॉइंट वही था जो आपने सी शार्प वाला बोला, एंड दैट वाज अ मेजर रीजन व्हाई मीन स्टैक डेवलपर्स की अचानक से इतनी ज्यादा डिमांड क्यों आई थी, क्योंकि एक सिंगल लैंग्वेज अक्रॉस द स्टैक हम यूज कर पा रहे हैं। ओके। जो मीन स्टैक में हम पूरा काम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, इसी तरह से ब्लेजर के केस में हम पूरा काम सी शार्प में कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड पूरा। अरे यार, मीन स्टैक का फुल फॉर्म भी बता दो भाई, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। मोंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर एंड नोड। अच्छा। Also same applies to मान स्टैक जो आजकल बहुत पॉपुलर है, एंड इवन आई गेस बहुत सारे लोग मान स्टैक भी यूज कर रहे हैं। जैसे वही सब कुछ सेम रहता है, M for MongoDB, for Express। ए को रिप्लेस करा है R ने, which is Angular to React and again Node। So ये दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये था हमारी तरफ से ब्लेजर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। बाकी ज्यादा जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए। सेल्फ प्रमोशन। बस बहुत प्रमोशन से पहले मुझे ये बताओ, तुमने जो नई जैकेट बनवाई है, ये हमें तो पता ही नहीं चला तुमने कब जैकेट बनवा ली है। अरे टैटू के साथ। अब वो कहते हैं विस्टा प्रिंट से बनवाई है भाई, उन्होंने पैसे नहीं दिए नहीं, हैं। विस्टा प्रिंट का प्रमोशन करना जरूरी नहीं था ना। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, छोड़ो वो जाने दो। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि एंगुलर क्या है, इसके बारे में तुम बताओ भाई। तुम तो एंगुलर के पुराने धुरंधर हो, तो जरा देखो, बताओ। मैं दोनों पे काम किया है, और
अभी मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे दोनों पे, इवन मेरे कस्टमर्स दोनों से मुझे डील करने पड़ते हैं। पहली चीज मैं एक करेक्ट करूंगा आपके ब्लेजर की डेफिनेशन में कि हम उसमें जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करते, ऐसा नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट उसमें यूज करते हैं। बहुत सारी आज भी ऐसी npm पैकेज लाइब्रेरीज हैं, बिकॉज ब्लेजर के लिए स्पेसिफिकली अभी हमारी कम्युनिटी ने उतना ग्रो नहीं किया है। अभी npm अगर हम नोड पैकेज मैनेजर के साथ साथ अगर न्यूगेट पैकेज मैनेजर का भी कंपैरिजन करते हैं तो स्टिल हमारे पास जो नंबर ऑफ पैकेज हैं वो न्यूगेट की से ज्यादा npm में अवेलेबल है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, चाहे वो हमारे npm की कम्युनिटी, चाहे वो रिएक्ट वालों की हो, वेब कंपोनेंट्स, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड राइट नाउ एंड एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। सो आज भी ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनके लिए हमें शायद ब्लेजर में हम ओपन सोर्स npm पैकेजेस को यूज कर सकते हैं और जिसका सारा कम्युनिकेशन हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, और ब्लेजर कहीं से कहीं तक भी हमें इसके लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि हम उसमें C# यूज नहीं कर सकते। सो ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, बिकॉज आई फाउंड लाइक रिसेंटली लास्ट मंथ मेरे पास एक कस्टमर आया था जो हमारे ब्लेजर के कंपोनेंट्स खरीद रहा था। सो एट द सेम टाइम उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास कुछ ऐसी लाइब्रेरीज है जो ऑलरेडी मैं अपनी पहले से यूज करता आ रहा हूँ, क्योंकि वो MVC में थे, MVC से ब्लेजर में अब अपनी एप्लीकेशन का कुछ पोर्शन जस्ट फॉर टेस्टिंग फॉर देयर ओन पर्पस वो उसमें माइग्रेट कर रहे हैं। वो पूरी इंटायर एप्लीकेशन माइग्रेशन करेंगे तो उसमें उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और टाइम बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मेरे पास जो मैंने ऑलरेडी मैंने अपने लॉजिक्स या फ्रंट एंड पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कर चुका हूँ और उसमें कुछ npm पैकेजेस मैंने यूज किए हुए हैं। So can I keep continuing with them? So मेरा आंसर था हाँ कर सकते हो, और इवन मैंने इस पे एक ब्लॉग भी लिखा था कि आप अपने npm पैकेजेस को डायरेक्टली कैसे ब्लेजर में भी यूज कर सकते हो। दैट डजंट डिपेंड कि वो न्यूगेट पे है, आप नोड पैकेज मैनेजर जो npm है वहां से भी ओपन सोर्स एलिमेंट्स को उठा के यूज कर सकते हो, एंड इट्स प्रीटी सिंपल। आप अपने जावास्क्रिप्ट में उसके फंक्शंस लिखो। और सबसे अच्छी बात मुझे ब्यूटिफिकेशन क्या लगता है यहाँ ब्लेजर में, वो यही है कि आप C# से इतने सिंपली आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस फ्रंट एंड पे कॉल कर पाते हो और जावास्क्रिप्ट और C# को भी फ्रंट एंड पे डीबग कर पाते हो। तो वो इतना सीमलेस उसको बनाया गया है कि उसमें आपको पता चलेगा ना ही इसमें कोई आपको हसल्स क्रिएट, कोई आपके लिए रोड ब्लॉकर है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, मतलब कस्टमर को ऑफ कोर्स पता नहीं चलने वाला कि आपने, वैसे तो कस्टमर को कभी भी पता नहीं चलने वाला अनलेस एंड अनटिल कस्टमर हमारी तरह मतलब वो उंगलीबाज ना हो, टेक्निकल में ना जाए। टेक्निकल में ना जाए, अदरवाइज तो ऑब्वियसली। और हाँ, ये बात ये है, मैंने जानबूझ करके ये मेंशन नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा प्रमोट लोग नहीं करते कि आप जावास्क्रिप्ट या ज्यादा ये वो हम बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट हाउस की वजह से नहीं करते हैं, बिकॉज एज मैंने भी अपना करियर 12 साल पहले 10 साल पहले ऑलमोस्ट एक प्योर C# पर माइक्रोसॉफ्ट टेकी गाय से स्टार्ट किया था। सो ये एक हमेशा कंपटीशन रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस द अदर टेक्नोलॉजी स्टैक्स। ये हमारे लिए जातिवाद जैसा हो गया है ना, कि अब हम अगर दूसरों को किसी को बोलते हैं हम .NET में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग एक अलग ही नजरिए से हमें देखना शुरू करते हैं। एंड द सेम लाइक उनके लिए हमारे दिमाग में भी सेम परसेप्शंस हैं, ठीक है, तो उनको हम भी उसी नजरिए से देखते हैं। बस डिपेंड इतना है कि हम दोनों की मेंटालिटी एक पॉइंट पे आगे मैच करे, वो बहुत चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अग्रीड। सो अब अगर मैं अपने एंगुलर करियर की बात करता हूँ, sorry to interrupt you in between. So अगर मैं एंगुलर की बात करता हूँ, so I started working on an Angular with my last organization, जहाँ हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी। तो वहाँ इनिशियल आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में हम थे इन्वॉल्व थे कि ठीक है अब इसको शुरू करना है, so which technology should we prefer। अब वहाँ एंगुलर को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे केसेस या बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिनको दिमाग में रखते हुए एंगुलर को सिलेक्ट किया गया। पहली बात, इट वाज इन 2018 और मे बी 17 आई गेस, जब मैंने मतलब उससे पहले मैंने ट्रेनिंग्स कंपोनेंट्स बहुत सारी चीजें एंगुलर पे दी थी, बट व्हेन आई जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन टीम लीड, सो वहां उस चीज में डिसाइड करने के लिए सबसे पहली बात हमें हायरिंग करनी है। ड्यू टू एक मिडिल एज कंपनी और यू कैन से मिडिल लेवल कंपनी, हमें नए डेवलपर्स हायर कर रहे हैं बिकॉज उस कंपनी में भी पूरा ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी हाउस था। आई एम नॉट लाइक मेंशनिंग एनी नेम ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई कि वहां पे सारा टेक्नोलॉजी जो था माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी नेम था। ब्लेजर का उस टाइम पे कहीं से कहीं कोई जिक्र नहीं था, ना ही कोई कंपैरिजन शीट में था, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन बचे थे 3, या तो इस एप्लीकेशन को हम ASP.NET MVC में बनाए, या इस एप्लीकेशन को हम ब्लेजर में एंगुलर में बनाए, या फिर हम इसको रिएक्ट में बनाए। सो अब जब कंपटीशन सबका आया तो फिर वही था कि इस बार इसको माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी हाउस से थोड़ा सा अलग रखते हैं और एंगुलर या रिएक्ट में से कोई सिलेक्ट करते हैं। सो पहला कंपटीशन जब आया कि हमें एंगुलर में चालू करना है, सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट जो एंगुलर का था वो जो मेरी नजरों में था
उसके रिसोर्सेज हमें इतने इजीली मिल गए जो हमें रिएक्ट के नहीं मिल पा रहे थे। सबसे पहला रीजन व्हेन वी डिसाइडेड कि अब हमें इसको स्टार्ट करना है, टीम चाहिए, टीम पे काम शुरू करना है। इवन आई वाज ए एंगुलर डेवलपर इटसेल्फ, हमें और भी टीम में लोग चाहिए थे। सो वी स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल्स। हमने एंगुलर के लिए भी हायरिंग ओपन कर रखी थी, रिएक्ट के लिए भी हायरिंग ओपन कर रही थी कि देखते हैं कि जो भी टीम हायर हो जाएगी उसके हिसाब से इसकी पीओसी बनाएंगे, क्लाइंट को दिखाएंगे, पीओसी अप्रूव होती है तो फिर उसको ऑन गो प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे। सो उन बहुत सारे उस पूरी एक जर्नी में 1 महीने की, मैंने जो सबसे पहला चीज नोटिस किया, एंगुलर का कम्युनिटी, अगर आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स की बात करते हो, सो आई वुड से शायद आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स में एंगुलर की कम्युनिटी ऑलमोस्ट सबसे बड़ी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की कम्युनिटी अपने आप में काफी बड़ी टेक्नोलॉजी है, बट ड्यू टू दैट ब्लेजर इट्स वेरी न्यू। लोग अभी आ रहे हैं, इवन जैसे आप लिखना शुरू कर रहे हो ब्लेजर के बारे में, मैं खुद ब्लेजर के बारे में काफी ब्लॉग्स लिख चुका हूँ, और क्योंकि हमारी शुरुआत C# से है, सो वहां एक अपनापन फील होता है, भले हमने चाहे .NET उसमें एंगुलर में कितना भी टाइम लगाया हो, बिकॉज जब C# वापस देखने को मिलता है ना, यूजिंग system.io, सो वो कहानी एक ना कविता की तरह लगती है, बहुत पुराने किसी कवि ने लिखी हो। ठीक है, सो वो एक अपनापन उसमें फील आता है, बिकॉज वी स्टार्टेड आवर इनिशियल करियर फ्रॉम दैट टाइम, है ना, तो हमारी घर वापसी हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सारी चीजें, पहली चीज हमें वही लगा कि हमें टीम हायर करने में जो हमारे रोड ब्लॉक्स थे, रिसोर्सेज कंपैरेटिवली रिएक्ट के बहुत कम मिल रहे थे। जो एक्सपीरियंस लोग थे वो रिएक्ट में उतने नहीं थे, या थे तो स्विच नहीं करना चाहते थे। एंगुलर की टीम मोस्ट प्रोबेबली हमें थोड़ी सी बड़ी मिल गई, ज्यादा रिसोर्सेज मिल गई। एक और बड़ा बेनिफिट ये था रिएक्ट में एंगुलर के साथ शुरू करने का, फॉरम सपोर्ट एंड बाकी सपोर्ट कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे थे, और जो लोग थे टीम में भी या ऑन गोइंग, हालांकि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, एपीआई सारी नोड में ही लिखी जानी थी, एक्सप्रेस में ही लिखी जानी थी, बट फ्रंट एंड में दे आर मोर कंफर्टेबल विद टू एंगुलर दैट साइड। सो मेरे को भी उस टाइम पे, इवन मैं तो बहुत न्यूट्रल था, क्योंकि मेरे लिए चाहे एंगुलर में शुरू हो, रिएक्ट में शुरू हो, रिएक्ट थोड़ा नया हो सकता है, पढ़ना पड़ेगा, बट it was fine for me. So we started choosing that Angular that time due to that community support and the resources persons जो हमें बहुत easily available हो गए। उसके बाद परफॉर्मेंस में, तो अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस में, आप जज नहीं कर सकते किसी फ्रेमवर्क को, इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ यू आर राइटिंग योर कोड, हाउ द वे यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर आर्किटेक्चर्स। तो परफॉर्मेंस में आप किसी भी चीज को, आई वुड से कहीं भी कोई ये सिचुएशन, ये स्टेटमेंट देना कि परफॉर्मेंस में कौन सा फास्ट है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज गलत है, बिकॉज ये डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वे यू आर राइटिंग द कोड। यार, और परफॉर्मेंस के केस में अगर हम बात करें ना, तो ज्यादातर मतलब जो क्लाइंट एंड टेक्नोलॉजी या बैक एंड टेक्नोलॉजी, वो बेसिकली सर्वर साइड के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो, और वो कंप्यूटेशन के ऊपर होता है। मतलब ऑब्वियसली जैसे तुमने कहा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन छोड़ो, कंपनी टू कंपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वेरी करता है। लेकिन कई लोग ये भी देखते हैं कि हाँ भाई, पेज लोड टाइम किसका ज्यादा है, किसका कम है, उसके बेसिस पर भी वो करते हैं। लेकिन वो चीज भी इस पे डिपेंड करती है कि आप कितने कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, कौन कौन से यूज कर रहे हो, और पहले पेज में आपका क्या लॉजिक है, दूसरे मतलब वो यही है कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना हमेशा टफ होता है, या तो फिर आपका काम ही ये हो। मतलब कई लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा हुआ है, कंपैरिजन, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। हाँ, कंपैरिजन के बहुत सारे आर्टिकल हैं। मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग पढ़े नहीं वो, ऑब्वियसली जो तुम्हारा वो घर वापसी वाला एग्जांपल है, दैट इज द बेस्ट, कि हाँ भाई हम लोगों को अच्छा लगता है, चूंकि C# के डेवलपर हैं पुराने, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई C# में ही सब कुछ अवेलेबल है। यही रीजन था कि मैं Xamarin में गया मोबाइल डेवलपमेंट के टाइम पे। फोन गैप में मेरी दूध जल चुकी थी, तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मैं अपना छाछ भी फिर उसके बाद जो भी बनाया Xamarin में बनाया। और भले ही इंडिया में, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑब्वियसली इंडिया में इन दोनों का अभी मार्केट उतना नहीं है। Xamarin का भी इंडिया में उतना ज्यादा मार्केट नहीं है, और इसका ब्लेजर का भी मार्केट नहीं है। लेकिन उसके पीछे रीजन डिफरेंट है। रीजन बेसिकली क्या है कि इंडिया की 90%, 80%, हाँ 80-90% जो मार्केट है, जो आईटी मार्केट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मार्केट है, दैट इज ऑफ सर्विसेज कंपनी। ठीक है ना। टॉप 10 कंपनी अगर तुम काउंट करोगे, जितने भी टॉप 10 कंपनीज है, टॉप 10 में सारी कंपनी जो है वो सब सर्विसेज है, आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर, सर्विसेज प्रोवाइडर है। चाहे वो तुम TCS ले लो, चाहे इन्फोसिस ले लो, सबके अपने अपने इंटरनल हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स हों, लेकिन दे आर नॉट दैट पॉपुलर, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सर्विसेज कंपनी।
तो वो लोग वही करते हैं। और सर्विसेज कंपनी का मेन क्राइटेरिया क्या होता है भैया, क्लाइंट ही माई बाप होता है। क्लाइंट ने जो बोल दिया वो चल रहा है उनका, तो उनको तो वहां से क्लाइंट ने जो कुछ भी बोल दिया वो चल रहा है। या दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, पहला क्राइटेरिया ऑब्वियसली क्लाइंट माई बाप होता है, दूसरा अगर खुद से डिसीजन लेना हो तो खुद से डिसीजन लेने में ऑब्वियसली वो तुम्हारी वाली बात आ जाती है कि जिसके डेवलपर सस्ते में रिसोर्सेज फ्री हाँ, हो, बेंच पे कितने रिसोर्सेज किस टेक्नोलॉजी के अवेलेबल है, एग्जैक्टली हाँ, बेंच पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, किसके रिसोर्सेज इजीली मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे, ठीक है ना, जल्दी से वो करके, तो वो सारी चीजें करके तैयार करके करने में। और दूसरी चीज ये भी है कि ऑब्वियसली एंगुलर जो है वो गूगल की टेक्नोलॉजी है, तो कितना भी कहें कि हम कि भैया गूगल का सर्च एल्गोरिदम और इसका जो वो एल्गोरिदम जो है वो अनबायस्ड है, वो ऐसा नहीं है। वो अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत बायस है वो चीज, ठीक है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री, जो कहते हैं ना कि अनबायस्ड अप्रोच या अनबायस्ड सर्च रिजल्ट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। वो चीज है। इसमें मेरा एक ये है कि अगर वही चीज आप ट्रेंड यूएस के लिए फाइंड करते हो या ईमिया बाकी अदर टेरिटरीज के लिए फाइंड करते हो, तो वहां रिएक्ट ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ एंगुलर ही दिखाता है। सो एशियन पैसिफिक में अगर आप ट्रेंड्स में चेक करोगे, सो एंगुलर इज हैविंग मोर कम्युनिटी, नंबर ऑफ कम्युनिटी, और उसके सर्चेस ज्यादा हैं। इवन मैंने बहुत सारे फोरम्स पे अलग पे ट्रेंड्स पे चेक किया है। सो बाकी अगर आप अदर रीजंस में चेक करते हो तो वहां मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि रिएक्ट भी ऊपर बहुत सारी इवन जगहों पे जाता है। यार यूरोप वगैरह में चैलेंज ये है ना कि यूरोप वगैरह में बेसिकली क्या है कि वो लोग थोड़ा दिमाग यूज करते हैं। हम लोगों के साथ क्या है ना कि हम लोग भेड़ चाल वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा भेड़ चाल पे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। 50 लोग अगर अरे आज रिएक्ट चल रहा है, आज एमएल चल रहा है, आज एआई चल रहा है, सब उसके भेड़ चाल के ऊपर बहुत ज्यादा चलने वाले लोग हैं। वी there are very few people who like you they use their minds, मतलब वो लॉजिकली सोचने वाले, इसीलिए हमारे इतने सारे कोर्सेज बिकते रहते हैं डिफरेंट तरह के। और मतलब फालतू की बेसिक चीजों के लिए भी कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज, हाउ टू कम्युनिकेट, कन्वर्सेशन कैसे चलाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, इन सब चीजों के भी कोर्सेज बिकते रहते हैं। ये सब चीजें ऑब्वियसली भेड़चाल वाली जनता के साथ थोड़ा सा ये चैलेंज है। मेन रीजन वही है कि इसलिए यूरोप वगैरह वहां के लोग थोड़ा सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि उनको जो चीज अच्छी लगती है वो लोग करके देखते हैं। यहाँ पर यह है कि करके नहीं, यहाँ पर जिस चीज के रिसोर्स इजीली मिल जाए, जल्दी मिल जाए, पकी पकाई खीर मिल जाए, मैं बस उस खीर को अपने हिसाब से थोड़ा रंग रोगन चेंज करके उसमें तेल मसाला बदल करके और यूज कर लूंगा, ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो और मुझे उसमें भी मैं ये कहूंगा कि उसमें भी लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे कितनों के आंसर ज्यादा हैं, क्योंकि फाइनल तो वही काम आना है। हाँ। उठाया कोड कॉपी पेस्ट। अगर ब्लेजर के देखते हैं, ब्लेजर के जो ओपन क्वेश्चन ही वो सपोज 500 हैं, और उधर देखते हैं एंगुलर के ओपन क्वेश्चन सारे लाख्स में, तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली जाएंगे कि इसमें सपोर्ट ज्यादा है, जाओ पकड़ो। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा एक काम करो, बाकी वो सब चीजें भी तो कंपेयर करो। नहीं तो जब मिल जाए सब ठीक है। हाँ, नहीं वो वही चीज है ना कि मतलब मेन वही, कौन सी चीज सस्ती पड़ती है, कौन सी चीज इजीली अवेलेबल है उसके ऊपर, और ऑब्वियसली सर्विस बेस्ड में। तो मेरे ख्याल से विच वन इज बेटर, जो अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि दोनों में से विच वन इज बेटर, तो मैं यही कहूंगा, मतलब थोड़ा सा बायस्ड हूं मैं यहाँ पर, ऑब्वियसली मेरा बायसनेस रहेगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हें इमीडिएटली इफ यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, ठीक है, अभी तुम जॉब कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग और आपको ग्रोथ चाहिए विद इन नेक्स्ट 3 to 6 month, अगर तुम्हें जॉब चेंज करनी है, किसी और कंपनी में जाना है, एंड यू आर सीइंग कि मतलब अगर तुम डेवलपर हो, 0 to 5 years एक्सपीरियंस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, कि 0 to 5 years एक्सपीरियंस लेवल में अगर तुम्हें जॉब चेंज करनी है और अभी तुम्हें अगर जाना है तुरंत, तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट या एंगुलर, इन दोनों में से नेक्स्ट पहले टारगेट तरीका यही होता है। हम लोग एक पॉडकास्ट भी करने वाले थे इसके ऊपर कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, जो जिस जॉब डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लगे कि हाँ भाई अगर एंगुलर या रिएक्ट दोनों में से कोई भी एक सीखो और उसमें जा सकते हो। लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म अपना करियर सोचते हो कि हाँ भाई मेरा लॉन्ग टर्म करियर जो है, और अगर तुम डॉटनेट डेवलपर हो और तुम चाहते हो कि लॉन्ग टर्म करियर में तुम्हारा डॉटनेट में ही रहे, देन यू कैन ऑफ कोर्स लर्न ब्लेजर, और साथ साथ ब्लेजर कम्युनिटी को ज्वाइन करो। यार प्रॉब्लम ये है हमारे इंडिया में कम्युनिटी में सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो आपका ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर हमें इंस्टेंट जॉब चाहिए, लाइक इंस्टेंट नूडल्स हमें चाहिए, तो हम डेफिनेटली मैगी प्रेफर करेंगे, ना कि हम जाके चाउमीन लेके आएंगे, उसको बनाएंगे, बॉईल करेंगे, स्टीम करेंगे, बहुत सारे काम, बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, ठीक है।
आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर हमें इंस्टेंट जॉब चाहिए, बिकॉज कंपैरेटिवली अगर आप आज की डेट में बात करते हो, वी आर सिटिंग ऑन इन बिटवीन ऑफ मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021, ठीक है। सो अब अगर हम आज की वीडियो, कल कोई हमारी ये वीडियो देखता है और मे बी अगर यही वीडियो हमारे को 5 साल बाद देखता है तो मे बी उसकी डेट, ठीक है। सो अब सबसे पहली बात क्या है कि अगर आज जॉब चाहिए, बिल्कुल यू आर्टिकुलेटेड वेरी करेक्टली कि आप जाओ एंगुलर या रिएक्ट पकड़ो, आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। बट एट द सेम टाइम जैसे आपने बोला कि अगर मैं बहुत लंबा टाइम के लिए देख रहा हूँ तो मैं रिएक्ट ब्लेजर में जा सकता हूँ। पहली चीज क्या है यहाँ में जो करेक्शन, ये देखो, ये 5 साल बाद की अगर हम बात कर रहे हो तो 5 साल बाद का आपको पता ना मेरे को पता कि 5 साल बाद आज ब्लेजर है, क्या पता खुद माइक्रोसॉफ्ट, एज वी नो, माइक्रोसॉफ्ट खुद से नया इन्वेंशन कुछ आगे छोड़ देगा। ट्रस्ट मी कि वो खुद से आप ASP.NET कोर में ब्लेजर प्लस प्लस कुछ उसने और नया निकाल देगा कि ठीक है कि अब हम इस पे काम शुरू करेंगे। ऐसा हुआ है, that happens with me like on Silverlight, ठीक है। in my past experience when I was starting my career, जब 2013-14 की बात है ये इनिशियली, मैं 13-14 में ज्यादा बोल दिया, आई बिलीव 12 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे शायद उसी टाइम में आया था। हाँ, तो उस टाइम सिल्वरलाइट की इतनी बूम थी इसकी कोई हद नहीं। जैसे हम आज ब्लेजर डिस्कस कर रहे हैं, that time Silverlight was there। हमने MEF इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, प्रिज्म इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की तमाम चीजें उसमें पढ़ेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो इम्प्लीमेंटेशन में आया तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद उसका सपोर्ट कुछ दिन पहले बंद कर दिया। एंड देयर वाज हाउ मेनी प्रोजेक्ट वाज देयर इनटू दैट। मैं आज देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया था। they was facing so many challenges, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब भी कोई इंडस्ट्री कोई नया काम करती है उसमें हर्डल्स थोड़े बहुत आते हैं। अब जैसे वेब असेंबली आया, आउट ऑफ द बॉक्स एक नई थिंकिंग है कि ठीक है जो असेंबली फाइल्स थी वो सर्वर्स की बजाय ब्राउजर पे भी रन होंगी। दिस इज रियली अ गुड अप्रोच टू डू। बट यही चीज हम जब हम सिल्वरलाइट में थे तब भी डिस्कस कर रहे थे कि जो सारे ज़ैप फोल्डर में सारी चीजें उठ के ब्राउजर पे आ जाएंगी, ऑफलाइन सपोर्ट मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो उस टाइम पे भी हम सब चीजों को अच्छा देख रहे थे। नहीं, लेकिन एक चीज देखो, वहां पर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। वो जो सिल्वरलाइट था वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का था, ठीक है ना। ज़ैप असेंबली और वो जो भी चीजें थी वो सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट की थी। अभी जो है, और वो दूसरा ये भी था कि वो क्लोज सोर्स था, ठीक है ना। वो क्लोज सोर्स था, वो बंद था, मतलब वो ऐसा था कि उसका सोर्स कोड माइक्रोसॉफ्ट के पास था। उन्होंने WPF बाद में, मतलब 10 साल बाद जब सपोर्ट हटा करके WPF को जब ओपन सोर्स किया, तब भी उन्होंने अभी तक सिल्वरलाइट का कोड ओपन सोर्स नहीं किया है, ठीक है। सिल्वरलाइट एज ए फ्रेमवर्क उन्होंने ओपन सोर्स नहीं किया। यहां पर अगर हम ब्लेजर और वेब असेंबली की बात करें, पहली चीज, वेब असेंबली इज ए वेब स्टैंडर्ड, ठीक है। वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, वो वेब स्टैंडर्ड है, तो वो हर कोई उसको एग्री कर रहा है, क्योंकि ब्लेजर अकेला नहीं है जो कि वेब असेंबली पे एप्लीकेशन बना रहा है। ब्लेजर के अलावा रस्ट है, और हर किसी ने अपना अपना इंप्लीमेंटेशन वेब असेंबली का किया हुआ है। उन्होंने अपना इंप्लीमेंटेशन दे रखा है। और दूसरी चीज ये भी है कि ओपन सोर्स, जहां कोड जहां ओपन सोर्स हो जाता है ना, ओपन सोर्स में अब ओपन सोर्स अगर कोई कोड हो गया तो मतलब कि वो अमर हो गया। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये बता रहा हूं, इंडिया में भले ना सही, WPF जो है, WPF एक तरह से अमर हो रखा है। WPF अभी भी लोग यूज करते हैं। और WPF का एवलोनिया UI, ठीक है, एवलोनिया UI यूज करके तुम WPF की, मतलब WPF का XAML यूज करके तुम क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, एवलोनिया फ्रेमवर्क यूज करके, जिसमें कि WPF वाला कोड चलता है। और वो तुम्हारा क्रॉस प्लेटफॉर्म चलेगा मैक, विंडोज, लिनक्स, तीनों पर। ऑब्वियसली इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये एक तरह से कहें कि एंथुजियास्ट का लैंग्वेज, ये एंथुजियास्ट का फ्रेमवर्क बनेगा। लेकिन ये अब ये है कि जब जो चीज ओपन सोर्स हो गई ना, वो एक तरह से काइंड ऑफ अमर हो गई। वो नहीं, इस बात में आपके बिल्कुल सहमत हूँ। ये चीज 101% आप सही बोल रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं खुद उसी माइक्रोसॉफ्ट, उसी देवी से बिलोंग करता हूँ जिससे आप करते हो। तो मेरा सिर्फ एक जो बताने का तरीका था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि ब्लेजर बंद होगा या ब्लेजर क्या होगा। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि आगे क्या होना है 5 साल बाद, हम उसके प्रेडिक्शंस आज बैठ के ऑन द टेबल नहीं कर सकते। बिकॉज यस ट्रू, देयर सो मेनी अदर बैंड्स, दे आर बिल्डिंग सो मेनी गुड यू कैन से लैंग्वेजेस आउट देयर, है ना। तो क्या होगा क्या नहीं, बट हाँ, अभी के लिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली चीज मैं उन सेंटेंस को दोबारा रिपीट करता हूँ, दैट वाज वेरी ट्रू। यू सेड लाइक अगर हम कल जॉब ढूंढ रहे हैं, अगले महीने ढूंढ रहे हैं, सो जस्ट गो विद maybe React और whatever Angular, ठीक है। आपको बहुत सारी जॉब्स वहां हैं।
एट द सेम टाइम मेरा यहाँ सोचने का एक तरीका ये है कि मैं ब्लेजर उन लोगों को ज्यादा सजेस्ट करता हूँ, दे आर ऑलरेडी इनटू माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी स्टैक। यस क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वहां अगर आप एंगुलर पढ़ने जा रहे हो तो सिर्फ आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ के एंगुलर पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ अगर जो न्यू बीज हैं इन दिस इंडस्ट्री और अगर वो डायरेक्ट ब्लेजर पढ़ना चालू करें, आई डोंट थिंक सो वो ब्लेजर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। बिकॉज tell me the way how they can create an API, sorry not API, cookies अगर उन्हें create करनी है, how they can create cookies in Blazor। डायरेक्टली कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं है, वो ASP.NET का प्रीवियस आर्किटेक्चर से चला हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्लेजर जो है ना एक पूरी लंबी चेन है। दूसरी बात क्या है, ब्लेजर के साथ साथ अगर उन्हें इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है, उन्हें पूरे हूप्स इम्प्लीमेंटेशन C# का भी पढ़ना है। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, तो उनकी जो जर्नी है ना वो बहुत लंबी एक हो जा रही है, जो मुझे लगता है अगर मेरे घर में कोई नया यंगस्टर हो तो मुझे सजेस्ट करना हो तो मैं डायरेक्टली उसे नहीं बोल सकता कि तू जाए ब्लेजर पढ़ ले। नहीं पहले C# पढ़ो भाई। हाँ, उसे पहले C# इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। अब C# की भी अगर हम बात करते हैं, C# जब इनिशियली स्टार्ट हुई थी इट वाज जस्ट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इनिशियली उसमें क्वेरी लिखने की कैपेबिलिटीज आई, लिंक्यू आया, उसमें लैम्डा ऑपरेशंस आए, उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशंस आए, उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैपेबिलिटीज आई, फंक्शन लैंग्वेज कैपेबिलिटीज आई। तो इतनी सारी चीजें आज हैं, तो ऑन द गो एक न्यू बॉर्न बेबी, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी अगर कोई न्यू बीस इंडस्ट्री में आता है उसके लिए बहुत लंबी एक जर्नी है। बट यस, दिस इज वेरी ट्रू। अगर आप आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज पे हो जहां टेक्नोलॉजी डिसाइड करना आपके क्लाइंट के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। दूसरी बात, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, क्योंकि पता है जो आपने कहा कि इंडिया एक सर्विस बेस्ड कंट्री, मैं कहूंगा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां आईटी इतना बूम कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना वो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। अगर हम काउंट करते हैं बहुत ही लिमिटेड, लाइक जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, बहुत ही ऐसे लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ है। मतलब कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, कंपैरेटिवली नंबर ऑफ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में बहुत कम है। जो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके सबके हेडक्वार्टर्स कुछ के इंडिया में, जैसे सपोज अगर हम इंडियन जैसे टेक महिंद्रा की बात करते हैं या किसी और कंपनी की बात करते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में, बट जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ब्रांच है, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बाहर हैं। बाहर डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलपर्स यहाँ यूज करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप और मैं बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, बट जब बात आती है पैसे लेने की तो वो माई बाप जो भेज रहा है ना पैसे, वो डिसाइड करके भेजता है बेटा काम तुम्हें इस पे करना है। हाँ ऑब्वियसली बात। क्यों संधू भाई गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही है ना? तो ये यही सारा डिस्कशन है जो हम हाथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ तो लेकिन जो हाँ वही मेरा कहना वही था कि जो अगर आप लॉन्ग टर्म करियर गोल, मेरा कहने का मतलब ये था कि लॉन्ग टर्म एज ए लॉन्ग टर्म करियर अगर लेने की बात करो, C# जो पिछले 20 साल से है और जितना मुझे लगता है कि अगले 20 साल और रहेगा C# एज ए लैंग्वेज, ये इस बात में कोई दो राय नहीं। एज एन C# अगर वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि उन्हें किसी भी नए फ्यूचर में आने वाले टेक्नोलॉजीज के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर सपोज मैं C# शुरू करता हूँ आज, एट द डेट ऑफ टुडे हम कैपेबल हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, चाहे वो आईफोन के लिए हो, चाहे वो एंड्रॉइड के लिए हो, चाहे वो हालांकि विंडोज तो गया बट स्टिल अगर उसके लिए होती तो भी ठीक थी। ठीक है, we are ready to create any kind of web application, we are ready to create any kind of server side application, we are ready to create any desktop application, cross platform application, cross native applications. Even we are able to use the same time machine learning into C# that is used by ML.NET. We are having all the capability to interact with cloud computing. So what else you need? So सब कुछ आज C# बेस में यहाँ है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो वेरी ट्रू कि C# के साथ अगर हम अपना करियर लंबे टाइम तक के लिए देख रहे हैं वो बहुत सही है। क्योंकि अगर इनकेस कल की डेट में जो रियलिटी, जो हमें पता है सबको कि रियलिटी जैसे आज मोबाइल एप्स की है, फ्यूचर में दैट रियलिटी विल बी फॉर AR and VR too। हाँ, हो सकता है ना। सो अब क्योंकि आज जैसे आज हम मोबाइल पर डिपेंडेंट है, 10 साल पहले अगर किसी की बात करते हैं इतनी डिपेंडेंसी मोबाइल पे नहीं थी। और अगर 15 साल की बात करता हूँ तो मोबाइल्स भी शायद उतने डिपेंडेंट मतलब नहीं थे, इतनी चीजें नहीं थी। ठीक है, तो आज अगर हम बात करते हैं
वही 10 साल बाद की, तो मुझे लगता है फॉर श्योर कि AR VR का टाइम है और आएगा। और VR AR VR में हम आगे हैं, AR VR में मैं हम वही आगे बोल रहा हैं। हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, और वो 10 साल बाद आएगा, लेकिन वी आर रेडी टू क्रिएट देम। आप यूनिटी फ्रेमवर्क ले लो, आप 3D मॉडलिंग ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप सब C# में करने के कैपेबल हो आज भी। तो वी आर ऑलरेडी रेडी, फ्यूचर रेडी, सॉरी मैं अपने सेंटेंस को करेक्ट करूंगा, फ्यूचर रेडी हम आज भी हैं कि मतलब अगर आप अगर आप C# में करते हो तो मतलब मेन चीज यही है कि इसीलिए मतलब मैं तो प्रमोट इसीलिए करता हूँ कि हाँ भाई C# में करो। हाउ टू स्टार्ट, अगर हम कहें कि अगर ये कहें कि भैया इस तरह से कैसे आना है इसमें, हाउ टू गेट इनटू दिस थिंग, बी इट शुड वी स्टार्ट विद ब्लेजर, शुड वी स्टार्ट विद एंगुलर, मेरे ख्याल से दोनों में से किसी के साथ स्टार्ट मत करो। अगर आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट लर्निंग C#, क्योंकि C# इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। अगर C# सीखते हो तो आप उससे फिर कुछ भी कर सकते हो, यूनिटी भी कर सकते हो, यूनिटी और गेमिंग में चले जाओ, VR में चले जाओ, आप जो मर्जी, आप सोचो तो सही, जो मर्जी आप करो, आप सब कुछ कर सकते हो। एंड इवन आई वुड सजेस्ट दिस वीडियो जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारी कन्वर्सेशन है, video should be watched by every other student who is coming into this industry, because they have very myths about Microsoft technologies and .NET। अच्छा, मैं ना, मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में। मैं थोड़ी सी पीछे जाता हूँ। So when I started my career as an you can say as a trainer, so I was working in Duquette over there, Noida। So अगर मैं बात करता हूँ, so वहाँ पे क्या है ना, आज भी हम अपना करियर स्टार्ट करते थे, वहाँ पे जब स्टूडेंट आते हैं, फर्स्टली अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना होता है तो आज टुडे, like till today, मैं उसी को रिकमेंड करता हूँ, because I started my career from there। I have some you can say soft feeling for that particular place। तो वहां मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया। तो वहां क्या होता है, जब कॉलेज में से कोई बच्चा आता है, उसके दिमाग में पहले से सेट है कि कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एटलीस्ट ग्रेजुएशन में तो नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। तो उनको सबको पढ़ा के भेजा गया, जावा ये है, जावा वो है। मैं जावा की कभी बुराई नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो बाय माय हार्ट वो कितनी अच्छी चीज है। बट मैं सिर्फ उन चीजों को रोकना चाहता हूँ कि जो लोगों के दिमाग में गलत मिथ फैला रहे हैं कि .NET में जॉब नहीं है, .NEट में ये नहीं है, C# बेकार है, ये है, वो सब चीजों से मैं उनको बाहर निकालना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं। Obviously, हर एक चीज, even C++ have their own capability, and that's why they are till date they are in industry। That's why they are called legacy, यार। Yes, that's why they are called legacy। अपनी एक वैल्यू है। सब आज भी इंडस्ट्री में है। जावा की अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट है। माय वाइफ इज वर्किंग देयर in the organization जहां वो पूरा टीम हैंडल करती है। They have all the projects into Java frameworks। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट सिंगल लाइक इवन वन। मैं .NET में काम करता हूँ। मैंने कभी नहीं किसी को देखा कि जिसके पास, मेरे पास आज भी 10 ओपनिंग्स पड़ी हैं मोबाइल फोन में, अलग-अलग लोगों की। मेरे पास अगर बंदे हो तो मुझे रिकमेंड कर दो। आप कितनी बार लड़के ढूंढते रहते हो? अभी बहुत टाइम पहले लड़के ढूंढते रहते हो काम के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। So, आपके पास बहुत सारी ओपनिंग थी, मेरे पास अभी 5-6 दिन से बहुत सारे लोग मैसेज कर चुके हैं। We are looking for people who are working, having experience in .NET और C#। मेन कहने का मतलब वही सब कुछ है, बस ये मिथ निकालो कि C# या .NET की कुछ कमियां हैं जो लोग यूज नहीं करते। बहुत सारी पावरफुल कैपेबिलिटीज हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कैपेबिलिटीज C# और इसमें बहुत ज्यादा है। और हाउ टू गेट इनटू दिस में यही मैं कहूंगा कि शुरुआत इन दोनों से ना करके आप C# से शुरुआत करो, और फिर उसके बाद अपना और प्लस ये भी है कि यार अपने ऑप्शंस को वे इन करो, अपने ऑप्शंस को कैलकुलेट करो। भेड़ चाल या भीड़ चाल में मत चलो, ठीक है, कि मतलब उस चीज में मत करो कि हाँ भैया सब ये कर रहे हैं। यार अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स करने हैं, एल्गोरिदम्स करने हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स आप C# में भी कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पाइथन में और जावा में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम करो, C# में भी कर सकते हो। ML.NET यूज करके मशीन लर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट मशीन लर्निंग के क्लियर पता है कि कौन सा एल्गोरिदम कहाँ यूज करना है, तो वो सारे एल्गोरिदम की इंफॉर्मेशन आपको ML.NET में भी मिल जाएगी। और ML.NET ऑब्वियसली ज्यादा परफॉर्मेंट होगा, क्योंकि .NET कोर जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है बहुत ज्यादा। और अब तो .NET 6 भी आ गया है, और .NET 6 आने वाला है, मतलब बीटा में कल आया, कल प्रीव्यू रिलीज हो गया, कल प्रीव्यू प्रीव्यू रिलीज हुआ है। प्रीव्यू .NET का प्रीव्यू 1 कल ही रिलीज हुआ है। तो आज इनफैक्ट आज एक बंदे ने मेरे वीडियो पे एक कमेंट भी लिख दिया, जैसे .NET 5 का जहां इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें लिख दिया, अरे अब तो .NET 6 आ गया है। तो मैंने कहा भाई .NET 5 को हमेशा याद रखा जाएगा कि इसने हिस्ट्री बदली है, कि सबको मिला करके एक बनाया है। .NET 6 तो आ गया है, आई नो। मैंने कहा लेकिन अभी भी वो प्रीव्यू में रिलीज हुआ है, अभी वो आएगा, नवंबर में आएगा वो। लेकिन मतलब ये है कि याद हमेशा .NET 5 को रखा जाएगा कि इसने हिस्ट्री बदली है भाई, कि 3 फ्रेमवर्क को मिला करके मिगुल डिकाजा का सपना पूरा हुआ कि 3 फ्रेमवर्क को मिला करके उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है। बिल्कुल, मतलब उस ही इज द मेन क्रूसेडर।
जो Xamarin का जो CTO था ना पहले, मिगेल डिकाजा, आई थिंक मैं उसका नाम होपफुली सही ले पा रहा हूँ, वो दैट इज द गाय जिसने कि ये शुरू किया था। उसने मोनो फ्रेमवर्क खुद उसने लिखा था, मतलब ही वाज उस कम्युनिटी का लीडर वही था। उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने उस टाइम में बहुत सारे केस वेस भी किए थे। तो अगर उसका एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे, जो कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्ट के कुछ चैनल 9 के किसी चैनल वैनल पर है इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में उसने बोला, मतलब उसने बोला भी था कि उस टाइम का माइक्रोसॉफ्ट कुछ और था, उसने मेरे ऊपर केस वेस भी किए हुए थे वगैरह वगैरह। बाद में उन्होंने Xamarin जब खरीदा और जब टाई अप किया और फिर ये .NET कोर शुरू किया, और अब आज का माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट है, तब का माइक्रोसॉफ्ट अलग था। अब ये बात ऑब्वियसली इंडिया में पता नहीं कितने साल लगेंगे इस चीज को एक्सेप्ट करने में, एग्री करने में लोगों को, कि आज का माइक्रोसॉफ्ट अलग है बजाय 10 साल पुराने वाले माइक्रोसॉफ्ट के। तो प्रोडक्ट, मैं खुद इस चीज के ऊपर डिफरेंट फोरम्स पे जाकर के इसके बारे में बात करने वाला हूँ। स्टार्टअप्स को भी सजेस्ट करेंगे कि हाँ भैया, आप .NET टेक्नोलॉजीज यूज करो, .NET टेक्नोलॉजी जितना हो सके यूज करो, जहां हो सके यूज करो, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन इट, और आपको माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट भी मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम भी है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छे तरीके से वो करता है। बट एनीवे, एनफ प्रमोशन ऑफ दिस थिंग। तो आई थिंक आज का एपिसोड हम यही कंक्लूड करते हैं कि अगर हम बहस करने बैठे तो और लंबी खिंच जाएगी। निष्कर्ष हमारा चाय पानी मंगा के बैठ जाओ, करते रहेंगे बातचीत, उसमें क्या है। हाँ बिल्कुल। लेकिन निष्कर्ष हमारा यही निकला कि भैया एंगुलर और ब्लेजर में यही है कि अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए तो एंगुलर अपना लो, और अगर आपको एंगुलर भी नहीं, मैं तो कहूंगा रिएक्ट अपनाओ भाई, रिएक्ट में ज्यादा जॉब्स हैं अगर जॉब्स की बात है तो। सही बात है। देखो उसमें मैं कोई अपना ऐसा इनपुट नहीं दूंगा, मेरा इनपुट सिर्फ एक लाइन का इतना सा है। देखो अगर तुम .NET में प्रीवियस एप्लीकेशंस तुम्हारे पास हैं और तुम्हारा क्लाइंट कहता है उन्हें माइग्रेट करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अब आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ब्लेजर फ्रंट एंड पे आप पकड़ो, तो सारे काम, सबसे उसके फायदे बहुत सारे हैं। पहला बेनिफिट, आप फ्रंट एंड पे भी C# लिख पाओगे, जैसे तुमने बताया जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, बट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, चाहो कुछ ऐसी चीजें हैं तो यूज कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जितनी भी असेंबलीज ऑलरेडी बना चुके हो, चाहे आपकी जो बिजनेस लेयर है, जो आपकी डेटा एक्सेस लेयर है, आप सारे दोबारा से उन्हें रीयूज कर सकते हो, वो वेस्ट नहीं जाएंगी। वो टाइम अगर आप सिर्फ किसी मेन स्टैक में या किसी अदर में जाते हो तो वहां आपको वो दोबारा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, दोबारा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा लॉजिक सीखने में। तीसरा एक और सबसे बड़ा बेनिफिट, आपका सेम डिप्लॉयमेंट सर्वर जो आप प्रीवियस के लिए यूज कर रहे हो, सेम डिप्लॉयमेंट सर्वर विदाउट हैविंग मच चेंजेस इन दैट, सेम पाइपलाइन, सेम कुछ, सेम एनवायरनमेंट, सेम एनवायरनमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए भी आप यूज कर पाओगे। तो आपकी मैन पावर मल्टीपल डायमेंशंस में आपकी बचेंगी। बेनिफिट होगा, परफॉर्मेंस में फास्ट है। फ्यूचर में आप PWA इंक्लूड करो या नहीं भी करते, तो आप ऑफलाइन की भी जाना चाहते हो तो आप वेब असेंबली के साथ कंज्यूम कर सकते हो। आज सर्वर साइड ब्लेजर लिख रहे हो तो उसे इंटीग्रेट करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप वापस वेब असेंबलीज में कन्वर्ट। अरे मेरा वाला आर्किटेक्चर यूज कर लो भाई, उसमें UI फ्रेमवर्क, UI प्रोजेक्ट अलग रहेगा। मेरा क्या, इनफैक्ट जितने भी कंपोनेंट वेंडर्स हैं सब इसी तरीके से यूज करते हैं UI फ्रेमवर्क। अभिषेक का ऐसा ही है कि UI फ्रेमवर्क अलग एक प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है, आप उसको एक, जैसे Xamarin का जो कॉन्सेप्ट है कि हेड यूज करने का, तो PWA के लिए एक अलग हेड बना लो, वेब असेंबली के लिए अलग हेड। अभी वेब सर्वर वाले हेड पे काम कर रहे हो, कल को PWA निकालना है तो एक नया हेड बनाओ, उसमें वो असेंबली यूज कर लो, और माइनर से चेंजेस होंगे उस केस में। तो वो आर्किटेक्चर अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी एप्लीकेशन आज से ही, ब्लेजर एप्लीकेशन जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म और क्रॉस मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट के साथ रेडी हो जाती है। तो उस तरीके से भी है। तो ये चीज तो हमारी इस तरीके से हम कर सकते हैं कि एंगुलर और ब्लेजर का, कि मतलब तुरंत जॉब चाहिए तो एंगुलर अपनाओ, लंबे रेस के घोड़े बनने हैं तो C# अपनाओ, और C# के साथ ऑब्वियसली ब्लेजर को कंटिन्यू करो, उस तरीके से। तो ये था हमारा इस सीजन 1 का अंतिम एपिसोड, जिसमें कि हमने एंगुलर वर्सेस ब्लेजर के हॉट टॉपिक पे बात की, जिसमें कि हमारे नितिन बाबू बहुत ही हिस्ट्री में चले गए थे, अपने पुरानी यादें ताज़ा कर ली उन्होंने, और उनकी घर वापसी हुई है ब्लेजर टेक्नोलॉजी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आप इसको जहां भी हो सके शेयर कीजिए। हम एक छोटे से विराम पर जा रहे हैं, इसके बाद अब हमारा एपिसोड जो है कुछ महीनों बाद हम नया सीजन जब शुरू करेंगे, तब हम नए टॉपिक्स और नए
नए विषयों के ऊपर हम बात करने के लिए वीडियोस लेकर के आएंगे और हमारा पॉडकास्ट, लेकिन ये पुराने पॉडकास्ट जहां पर हैं डकैती.com पर अवेलेबल रहेंगे, यूट्यूब पर भी ये प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी। आप इसको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके हमारे इस पॉडकास्ट और हमारे इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं रवि कुमार, मैं अभिषेक सिद्धू, मैं नितिन पंडित। आई हम होप सब आप जल्दी सबसे मिलते हैं। या बहुत जल्दी मिलते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय। बाय बाय।